हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीटीए भागलपुर एंड रास एजुकेशन के कंबाइंड कोर्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीटेट अब निकालना आप सभी को लग रहा है मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। जी हाँ, इस क्या कहते हैं जटिल सिलेबस को, सिलेबस जटिल नहीं है, बस पढ़ने का तरीका बदलना होगा। तो मैं आज साइंस का पोर्शन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, पेपर 2 में मैथ्स एंड साइंस में आज साइंस की कक्षा में हम लोग ये जानेंगे कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कैसा होना चाहिए हमारा नोट्स। क्या आप प्रिसाइज नोट्स बनाकर भी पास कर सकते हैं सीटेट? तो बिल्कुल गलत है। नोट्स ऐसा होना चाहिए। कैसा नोट्स होना चाहिए? तो आप देखिए, बेहतरीन कंटेंट जो एनसीईआरटी का शुद्धतम रूप है। यहाँ एनसीईआरटी बुक से आप सभी को बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए, जहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते चलेंगे, अदरवाइज इतना नोट नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा प्रिंटेड मटेरियल अपने घर तक मंगवा लीजिए और अपना वक्त बचाइए और तैयारी में लग जाइए। कि हाँ, अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। सीटेट तो हम बहुत ही जल्दी आप सभी को निकलवा देंगे। इस बार आपका सीटेट निकलेगा किसी जब हमारा आप ये नोट्स देखेंगे। यहाँ बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं हूँ रास सर, आपका प्यारा रास। तो चलिए देखते हैं आज का कंटेंट। जी हाँ, अमरबेल का नाम आपने कई दफा सुने होंगे, जिसको क्या कहते हैं, तो इसका बहुत सारा नाम है। यहाँ पर कुस्कटा लिखा हुआ है और भी बहुत कुछ है, इसका नाम जानते हैं। तो सबसे पहले जो नोट करने वाला है कि अमरबल एक परजीवी पौधा है। जी हाँ, यह परजीवी है और यह क्या है, शाकीय परजीवी है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको नोट कर लेना है। जी हाँ, अमरबेल एक क्या है, तो परजीवी पौधा है। और वो कैसा परजीवी है? एक शाकीय परजीवी है। ध्यान में आप सभी को रखना है। जी हाँ, ये आप देखे होंगे, ये है अमरबेल। जी हाँ, जब आप गांव सब की ओर बढ़ेंगे तो आपको रास्ते में इस तरह से पौधों के ऊपर में पीला पीला, है ना, धागा नुमा आप लोगों को ये मिलेगा अमरबेल। या क्या, तो बबूल, बेर आदि के पेड़ पर पीले जाल के रूप में लिपटा हुआ आप सभी देखे होंगे। कि हाँ, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। जी हाँ, आप यहाँ पर एकदम इसको याद कर लीजिए कि अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता है। ये लाइन आपको एग्जाम में कई बार पूछ है, इसलिए इस बात को नोट कर लिया जाए कि अमरबेल, कंफ्यूजन यहाँ नहीं होता है। सीटेट का क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अजीब है और वहां पर जब ऑप्शन रहता है ना, हम लोग जानते हुए भी गलत कर लेते हैं। उसी चीज से बचना है, यही है आपका तैयारी। कि हाँ, तैयारी तो आपका है ही, आप इतना नॉलेज रखते ही हैं, लेकिन जो पैटर्न है ना, वो परेशान। तो मैं पैटर्न बता रहा हूं कि आप यहाँ पर अमरबेल का नाम याद रखिए। एक बात के लिए, परजीवी पौधा दुनिया में बहुत है, लेकिन जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो पौधा में अमरबेल एक उदाहरण है, जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं नहीं बनाता है। वो क्या करता है, तो वो जिस पौधा पर चढ़ता है उसी के खाने से वह पोषक तत्व को ले लेता है और अपना काम चला लेता है। जी हाँ, अमरबेल जो है वो मेजबान पौधा, यानी मेजबान मतलब जिस जैसे सपोज कर लीजिए ये बेल के पौधा पर ये लिपट गया, तो ये मेजबान पौधा क्या हो गया, बेल कहलाएगा। वही कह रहा है कि मेजबान पौधों की तुलना में कम समय में ही काफी संख्या में अपनी शाखाएं पैदा कर लेता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से क्या होता है, तो अमरबेल से ही ये पूरा ढक जाता है। जी हाँ, क्लोरोफिल क्या है, यह लगभग सभी प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में पाए जाते हैं, जिसमें हरे पौधे
हम तो जानते हैं कि हरा पौधा में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, लेकिन नहीं, साइनोबैक्टीरिया में भी और शैवाल में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। यह एक पिगमेंट है और यह क्या करता है, तो भोजन बनाने में मदद करता है। यानी इसके पास तो क्लोरोफिल है नहीं, इसलिए यह भोजन नहीं बनाएगा, और जो भोजन नहीं बनाएगा वह परजीवी कहलाएगा। जी हाँ, दूसरे जीवों पर वो निर्भर करता है। यह भी क्या करता है, तो यह मुख्य पौधा मेजबान पौधा आपके बुक में लिखा हुआ है, मेजबान पौधों पर ये निर्भर करता है। अमरबेल बहुत कम क्लोरोफिल होता है इसमें। देखिए ये एक्स्ट्रा फैक्ट है आप सभी का, एनसीईआरटी बुक में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके नॉलेज में रहना चाहिए कि बहुत बहुत कम क्लोरोफिल इसमें होता है, क्योंकि ये ज्यादातर अपने पत्तों में लाल या फिर नीले रंग के रंग द्रव्य को शामिल कर लेते हैं। ध्यान में रखना है, ये जो हमारा पिगमेंट है क्या, क्लोरोफिल, जिसको रंग द्रव्य कहते हैं हिंदी में, वसा में घुलनशील होता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिए कि हमारा जो क्लोरोफिल है, जो एक रंग द्रव्य है हिंदी में, इंग्लिश में पिगमेंट उसको कहते हैं, वह वसा में घुलनशील होता है। और थाइलाकोइड झिल्ली, याद रखना आपको, थाइलाकोइड झिल्ली के लिपिड भाग में यह पाया जाता है। क्लोरोफिल शब्द क्लोरो है ना, जो कि एक क्या है, ग्रीक शब्द है, क्लोरस से बना हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है, तो पीला, हरा या फिर फिलोन, जिसका अर्थ होता है पत्ता। ध्यान में रखना है, ये सभी जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट तो सिर्फ एनसीईआरटी का ही लाइन होगा सीटेट के लेवल पर। यहाँ सभी परजीवी पौधों में संशोधित जड़ें होती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो हस्टोरिया कहा जाता है। ध्यान में आप सभी को रखना हो। ये अमरबेल के बारे में आप सभी को ये जानकारी एनसीईआरटी बुक में अंडर 8 क्लास तक में ये मिलता है, और इतना काफी है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक का और अध्ययन करेंगे तो वहां पर मेपल वृक्ष के बारे में भी दिया हुआ है, अमरबेल के बारे में भी दिया हुआ है। जी हाँ, आपको क्या दिया हुआ है, फीचर प्लांट के बारे में भी दिया हुआ है। तो हर प्लांट के बारे में हम लोगों का एनसीईआरटी का शुद्ध संग्रह आ रहा है। ये आप सभी को हमारे इसी कोर्स में मिलेगा। एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, कहां तक, तो 8 क्लास तक। कितने दिनों में हम लोग पढ़ लेंगे, तो 1 महीना में हम लोग पूरा एनसीईआरटी 6, 7, 8 तीनों को निपटाएंगे रैपिड फायर मोड में। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करते चलना है, या फिर आप नोट्स बना नहीं सकते हैं तो आप क्या करेंगे, हमारा मटेरियल आप घर तक मंगवा लेंगे, ठीक है ना। चलिए मेपल वृक्ष के बारे में देखते हैं कि हाँ, अगर ये मेपल वृक्ष फैमिली से आता है, जी हाँ, किस फैमिली से आता है, तो ये याद रखना है, ये है हमारा स्पेंदेसी में झाड़ियां और पेड़ों की एक बड़ी प्रजाति है, जो लगभग इसका कितना प्रजाति सम्मिलित है, तो पूरे 200 प्रजातियां मिलते हैं किसका, मेपल वृक्ष का। जी हाँ, यह व्यापक रूप से उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र में विस्तरित होते हैं। याद रखना है आपको, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र। हाँ, लेकिन यह चीन में केंद्रित है, यानी इसका ओरिजिन जो है मेपल वृक्ष का, किस वृक्ष का, मेपल वृक्ष का, चाइना से ओरिजिन है, और यह उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, मेपल वृक्ष का ये टहनी है और ये पत्ते हैं। जी हाँ, आप किसी मूवी में इसे देखे होंगे। ये किसमें है, तो कोई मूवी है जिसमें ये पत्ता गिरते रहता है, आप देखे भी होंगे मेपल वृक्ष का। जी हाँ, मेपल मैदान में, सड़कों पर और पार्कों में रोपण के लिए, अलंकारित यानी सजावटी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कई प्रकार के इसके रूप, आकार, पत्ते प्रदान करते हैं, और कई शरद ऋतु में ये अद्भुत रंग को प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग रंग के ये ग्रीन हो सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ये मल्टी कलर में आप लोगों को दिखता है। जी हाँ,
कई उपज मेपल सिरप याद रखना है, और फर्नीचर और उसके अन्य उपयोगों में मूल्यवान और मजबूत कठोर लकड़ी यह प्रदान करता है। ये मेपल वृक्ष ध्यान में रखना है। मेपल पंखों के बीजों को क्या समरस या फिर कुंजी कहा जाता है। नोट कर लीजिए इस बात को। पत्तियों को टहनियों पर विपरीत रूप से व्यवस्थित किया जाता है। कई मेपल की पत्तियों में खंड खंड होते हैं, लेकिन कुछ पत्ते पत्रक से अलग हो जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके बुक में मेपल के बारे में दिया गया है। उसके बाद बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है घटपर्णी। जी हाँ, ये है घटपर्णी, यानी घड़ा के नुमा, जो क्या करता है तो शिकारी पौधा होता है, जो क्या करता है कीटों का भक्षण कर लेता है। ये हमारा नोट्स है, और एक हम लोग सीरीज में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का बुक। जी हाँ, एनसीईआरटी में जो सेंटेंस है ना, वही आपके एग्जाम में छपता है। तो एनसीईआरटी बुक का भी हम लोग पीडीएफ पढ़ेंगे यहाँ पर। तब बेहतरीन नोट्स हम लोग मिलकर बनाएंगे, बेहतरीन मजा आएगा। जी हाँ, घटपर्णी पौधों के लिए आपको जो ध्यान में रखना है, यह उष्णकटिबंधीय घटपर्णी। जी हाँ, नोट कर लेना है आपको, उष्णकटिबंधीय है। और ये क्या था, तो ये था उत्तरी। ध्यान में रखना है, शीतोष्ण क्षेत्र के लिए मेपल याद रखना है, और उष्ण कटिबंध के लिए आपको घटपर्णी का नाम याद रखना है। इसका दूसरा नाम आप देखेंगे, ये है नेफेंथेस, याद रखना है आप सभी को। ये एग्जाम में ऑप्शन में दिया गया है कई बार, इसलिए यह नाम आपको याद रखना है। यह प्रभावशाली घटपर्णी के साथ एक शिकारी पौधा यानी मांसाहारी पौधा है। जो क्या है तो मांसाहारी पौधा के रूप में है। उष्णकटिबंधीय दक्षिण पूर्व एशिया में के मूल निवासी, और कई किस्मों के ये आते हैं, ये सभी याद रखना है आप सभी को। जी हाँ, प्रत्येक जाल वास्तव में एक संशोधित मांसाहारी ये पत्ती ही है, जो कि क्या करता है, देखिए यहाँ कीट है और कीटों का भक्षण कर लेता है, और उसके अंदर में उस गड्ढे में जब चला जाता है तो इसका पाचन भी हो जाता है। बहुत बेहतरीन है इसके अंदर में। जाल में बड़ी संख्या में कीड़े याद रखना है, ये पूछा गया है, कीड़े, मेढक और चूहों को लुभावने वाले। हाँ, चूहों को लुभाने वाले, पकड़ने वाले और उसे पचाने वाले बहुत ही ज्यादा इसमें फीचर है। जी हाँ, वो एक तरह का गंध छोड़ता है, जिससे कि चूहे तक आकर्षित हो जाते हैं, और उसमें वो गिर जाते हैं। घड़ा जैसा होता है, घटपर्णी जैसा, और उसमें गिर कर वो क्या होता है, वो उसी में पाचन क्रिया उसका संपन्न हो जाता है, और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। याद रखना है। इन्हें कभी कभी मंकी कप भी कहा जाता है, या फिर एशियन पीटर प्लांट भी कहा जाता है। यानी बहुत सारा नाम हो गया, आपको नाम नोट कर लेना है एक बार में। आप जल्दी से कॉपी निकालिए। पहला याद रखना है घटपर्णी, दूसरा नाम याद रखना है निफेंथस। जी हाँ, उसके बाद आपको नाम याद रखना है आपको मंकी कप, उसके बाद पीटर प्लांट। ये सभी बातें आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल, यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। जी हाँ, नहीं होता है। और वह वाई क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर जब ऑप्शन दिया तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। हमने कहा आप सभी को कि अमर बेल, यानी देखिए कसकुटा यहाँ पर दिया हुआ है, कभी मंकी कप दे देगा, कभी एशिया पीचा दे देगा, या कभी सबठो नाम छाप के आपको ए बी सी ए एन बी बोथ इस तरह करके भी पगलाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, पगलाना बिल्कुल नहीं है। आगे हम लोग ध्यान देखते हैं। अब हमारा ये टॉपिक आता है, देखिए आपका ये प्रीवियस पेपर का एनालिसिस के साथ आपका कंप्लीट नोट्स का सीरीज एक हम लोग लाएंगे, शुद्ध रूप से एनसीईआरटी सीरीज। जी हाँ, उसमें एनसीईआरटी का हम लोग बेहतरीन नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन टॉपिक वैसा जो एग्जाम में पूछा गया है। आज की श्रृंखला का यही उद्देश्य है कि ऐसा टॉपिक हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है।
वो हम लोग देख लिए। अब हम लोगों के यहाँ पर हमारे शारीरिक पाचन क्रिया में भी क्वेश्चन बनते हैं अंडर 8 क्लास तक। जी हाँ, अगर बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में सारा अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाता है। अब ये तो मामूली बात है, लेकिन सारा बचा हुआ अतिरिक्त पानी अवशोषित कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जी हाँ, हम लोग बड़ी आंत होगा कि छोटी आंत होगा उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना है कि बड़ी आंत में अतिरिक्त पानी का अवशोषण होता है। छोटी आंत से क्या होता है, अपाच्य भोजन फिर बड़ी आंत में चला जाता है। जी हाँ, अपाच्य भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में बहुत देर क्रिया होने के बाद वो चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में अंगुली के जैसा उभरा हुआ संरचना होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है इस तरह से बड़ी आंत के वाल में। हाँ, इस तरह से रहता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और वो क्या करता है, वह दीर्घ रोम कहलाता है। और ये संरचना पोषक तत्वों को क्या करता है, अवशोषित करता है। उसको एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ पर संपन्न होता है। इसकी भित्तियां बहुत ही पतली होती है और इसके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक जाल बना होता है। आप सभी जानते हैं इस बातों को। अगर हम छोटी आंत के बारे में बात करें तो छोटी आंत याद रखना है कि 20 फुट लंबी होती है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग। यहाँ आहार नाल कहां से शुरू होता है, मुख से शुरू होकर पार होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस तक चला जाता है। ध्यान में रखना है, इस पूरे को हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग आहार नाल। और उसमें अलग अलग भाग होता है, जिसमें छोटी आंत सबसे लंबी भाग होती है, लगभग 20 फुट का होता है। जी हाँ, आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है। आंतरिक परत में याद रखना, ये जो उंगली जैसा उभरा हुआ जो आकार होता है उसको विली कहा जाता है। ध्यान में रखना है, विली क्या करता है, तो पोषक तत्वों का अभी जस्ट बताए अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण करता है। ध्यान, भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरा होता है, नोट किया जाए। जी हाँ, भोजन का पाचन का क्रिया छोटी आंत में संपन्न हो जाता है और अधपका यानी अनपच वाला जो भी हमारा हो जाता है भोजन, वो बड़ी आंत में चला जाता है। थोड़ा बहुत वहां पाचन क्रिया होने के बाद वो गुड मॉर्निंग में चला जाता है। ध्यान में रख, अगर हम लोग पाचन की बात करें तो यह बड़े और घुलनशील खाद्य अणुओं को छोटे छोटे जल में घुलनशील खाद्य अणुओं का टूटना है पाचन की क्रिया। इसमें जल के रक्त प्लाज्मा में अवशोषित किया जा सके, इसलिए उसे क्या किया जाता है, तो छोटे छोटे अणुओं में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। चबाने के साथ मुख में ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये ध्यान में रखना है, सभी जानते भी होंगे कि पाचन की क्रिया कहां पर शुरू होता है। तो याद रखना आप सभी को, क्या, तो वो होता है मुख में शुरू होता है और आंत में जाकर पाचन की क्रिया क्या होती है, छोटी आंत में संपन्न होती है। यहाँ भी है, छोटी आंत में यह संपन्न होता है। इस बात को नोट किया जाए। हम लोग कंफ्यूजन में रह सकते हैं कि वो बड़ी आंत हो सकता है क्योंकि बहुत दूर बड़ी आंत में भी जाता है, लेकिन नहीं, छोटी आंत में पूरी तरह से क्या होती है, पाचन की क्रियाएं संपन्न हो जाती है। अगर हम लोग पाचन की क्रिया में बहुत सारे अंग जो कार्य करते हैं उसमें पेट आता है और यह क्या करता है, तो भोजन को धारण करता है, जबकि यह एंजाइम के साथ मिलाया जा रहा है और भोजन उपयोगी रूप से तोड़ने की प्रक्रिया पेट में जारी रहता है। यह भोजन को पचाने वाले एसिड और एंजाइम को क्या करता है, सीक्रेट करता है। ध्यान में रखना है आप सभी को, बेहतरीन आप सभी के लिए ये लाइन। छोटी आंत भी उसमें सम्मिलित है। छोटी आंत में भोजन का 90% पाचन और अवशोषण हो जाता है और अन्य 10% जो है वो पेट और बड़ी आंत में वो संपन्न होता है, मात्र 10%। इसलिए यहीं पर क्या होती है, वो संपन्न हो जाती है। छोटी आंत की दीवार मुख्य कार्य क्या है, तो भोजन से
पोषक तत्वों और खनिजों का क्या कर लेना, अवशोषण करना। पोषक तत्व और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत की दीवार पर। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, छोटी आंत पाचन का वर्क हाउस कहलाता है, ध्यान रखना है। पाचन का ये वर्क हाउस है छोटी आंत, ये भी ध्यान में रखना है। दीर्घ रोम छोटी आंत के अंदर पचे हुए भोजन को, उससे पोषक तत्वों का अवशोषण करता है और भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए उसके सतह क्षेत्र पर बढ़ाने के लिए छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा स्ट्रक्चर, जिसको विली कहा जाता है, कहाँ पाया जाता है, जल्दी से बताइएगा, तो छोटी आंत की दीवार पर। कि हाँ, ये देख लीजिए, इस तरह ये छोटी आंत की दीवारें हैं और ये देखिए उंगली नुमा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये क्या है हमारा, ये उंगली नुमा, यही है हमारा क्या, तो विली। हाँ, उसके पास पतली दीवारें हैं और वह रक्त कोशिकाओं के एक पतले चैनल से ढके होते हैं और पोषक तत्वों को रक्त द्वारा अवशोषित करके इसे परिवहन के लिए भेज दिया जाता है विभिन्न शरीर के अंगों तक, ऑर्गन्स। जी हाँ, उस क्रिया में छोटी आंत के बाद बड़ी आंत की भी भूमिका होती है। बड़ी आंत क्या करेगा, तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करता है। बेहतरीन बातें, नोट करने लायक बातें हैं। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना किसका काम है, तो बड़ी आंत का है। विटामिन का उत्पादन किसका कार्य है, तो बड़ी आंत का है। और उस विटामिन का अवशोषण करना भी याद रखना है आप सभी को कि हाँ, ये कार्य है। कितने कार्य है, तो 3 कार्य है। क्या करना, तो जी हाँ, जल और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करना, दूसरा विटामिन का उत्पादन करना और उस विटामिन का क्या करना, अवशोषण करना। ये 3 मुख्य कार्य है किसका, बड़ी आंत का। उस दौरान यकृत की भी भूमिका होती है पाचन क्रिया में। यकृत का मुख्य कार्य है पाचन तंत्र के भीतर छोटी आंत से जो अवशोषित पोषक तत्व था उसको संसाधित करना। बेहतरीन बातें ध्यान में रखना है। उसको क्या करना, यकृत का काम है संसाधित करना। जी हाँ, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है और छोटी होती है। नाम बड़ा लेकिन चौड़ा होने के कारण यह क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। 20 मीटर होता है छोटी आंत, लेकिन एक 1.5 मीटर से लेकर या फिर 5 फीट तक की लंबाई से 6.7 से 7.6 या फिर 22 से 25 फीट, ये क्या है, तो छोटी। ये देखिए, यह यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 22 से 25 फीट छोटी होती है, या फिर ये जो है हमारा 6.7 से लेकर 7.6, ये जो है हमारा, ये छोटी आंत की लंबाई की तुलना में ये देखिए मात्र 1.5 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना। बड़ी आंत का उद्देश्य उस सामग्री से पानी और लवण का अवशोषण करना है। जी हाँ, पानी और लवण का अवशोषण किस में होता है, तो ध्यान में रखना है आप सभी को, बड़ी आंत यहाँ हो जाएगा। जी हाँ, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा। बड़ी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है। रैपिड फायर मॉक टेस्ट की श्रृंखला भी आपको हमारे पेड ग्रुप में मिलेगा। जी हाँ, आप पेड कोर्स को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और बन जाइए हमारे पेड कोर्स का हिस्सा। मिनिमम फी में आप सभी वहां पर बेहतरीन नोट्स और ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। फी है हमारा 699। जी हाँ, 699 रुपीज पे करके आप हमारे एप्लीकेशन से सकते हैं। यहाँ एप्लीकेशन से जुड़िए और बहुत ज्यादा ही बेहतरीन कंटेंट का आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए, जब पाचन तंत्र से पाचन रस मिलता है तो भोजन अपनी बड़ी आंत में वो पहुंच जाता है। जब तक छोटी आंत में अधिकांश पाचन और अवशोषण पहले ही हो जाता है, इसलिए बचे हुए से हमारा काम है सिर्फ पानी निकालना।
और पानी निकालेंगे तो नमक भी होगा, याद रखना है। नींबू पानी निकाल, काम है किसका, हम बड़े हैं, मेरा काम याद रखना है। नींबू में याद रखना है आपको नमक होगा। नीचे दिए हुए ये देखिए आपको दिया हुआ है कथन में बताइए, ये ऑप्शन है सीटेट का। जी हाँ, ये है हमारा वेदांत। भोजन का परिचालन होता है। वेदांत में उंगली के समान उभरी संरचनाएं दीर्घरोम होती है। ये विद्रांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। आप ये हिंदी देख लीजिए, है ना। ये क्या है, हमारा बड़ी आंत की बात कही गई है। ये आप हिंदी, इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को प्रेफर करेंगे। हमारा जो नोट्स होगा वो बाइलिंगुअल होगा। चलिए आगे, हमारा जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है बेहतरीन टॉपिक, वो है रेशम के बारे में। जी हाँ, रेशम के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में क्या है देख लीजिए। यह एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है, इसे हम लोग पशु रेशा भी कह सकते हैं। रेशम कीट रेशम की कताई के लिए जिम्मेदार है और रेशम प्राप्त करने के लिए इसे पाला जाता है। जी हाँ, यानी रेशम कीट को पाला जाता है रेशम को प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, रेशम फाइबर मुख्य रूप से प्रोटीन से बना होता है। नोट किया जाए मेरे, यहाँ प्रोटीन ध्यान में रखना है। रेशम फाइबर मुख्य रूप से प्रोटीन से बनता है, इस बात को नोट कर लीजिए। अगर चीन में लगभग 3500 ईसा पूर्व ही रेशम का खोज हो गया था और इसे व्यापार के माध्यम से दुनिया के अन्य हिस्सों में भेजा गया। याद रखना है, ये रेशम जो है शहतूत, जी हाँ, रेशम सबसे आम रेशम कीट है जिसका उपयोग रेशम के उत्पादन में किया जाता है। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशेसेरी, याद रखना, रेशा रेशा होता है और सो से सेरी याद रखना है। सेरीकल्चर उसे कहा जाता है, ध्यान में रखना है आपसे। रेशम कीट के जीवन चक्र की अगर बात करें तो फर्स्ट चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथे चरण में उसका पूरा लाइफ स्पैम होता है, उसको देखते हैं। देखिए चक्र की कब शुरू होता है, जब मादा रेशम कीट क्या करेगी, अंडे देंगी, तो ये हमारा इसका क्या होता है, चक्र प्रारंभ हो जाता है, उसका जीवन चक्र। अंडे देने से मादा रेशम कीट अंडे देती है। लार्वा, जी हाँ, कैटल पिलर को साइलोकॉथ के अंडे से निकाला जाता है और वे शहतूत के पत्ते को खाता है और लगभग 30 दिनों में इन पत्तियों की एक बड़ी मात्रा का सेवन कर लेता है। ठीक है, अब देखिए ये कैटल पिलर जो है ना, वह 30 दिन तक उन पत्तियों को खा खा के एकदम मोटका हो जाता है, भोकनो नियर। ठीक है, और उसके बाद रेशम का कीड़ा एक सुरक्षात्मक कोकून, कि हाँ, अपने चारों ओर घुमाकर बना लेता है बुबिया बंदर, और ये रेशम कीट ऐसे कोकून बन गया और यह एक छोटी कपास की गेंद के आकार का बन जाता है। जी हाँ, धागा का जो गोली देखे है ना, उस तरह का बन जाता है और यह रेशम की कीट की धागे से बना होता है। यह तब प्यूपा एक वयस्क कीट में बदल जाता है और मादा कीट जो है वह अंडे देती है और इस तरह से रेशम का क्या होता है, रेशम कीट का जीवन चक्र फिर से प्रारंभ हो जाता है। यह है हमारा नोट्स। लेकिन जब हम लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। पहले अंडे देती है कैटल पिलर, कैटल पिलर से कुकून और कुकून से इस तरह से बन गया हमारा क्या, तो चलिए ये सीरीज दिया हुआ है, आप सभी को ध्यान में रखना है। रेशम के रेशे कैटल पिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है। रेशम कीट के कुकुन से रेशम का धागा प्राप्त होता है। नोट किया जाइए, सभी लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है। रेशम कीटों के लार्वा को कैटल पिलर कहा जाता है, ध्यान में देना है इस बात को। क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर अंडे दे दिया है, एक्स कहलाया,
दूसरे नंबर पे ये जो बुबिया बन गया इसको काइटल पिलर कहे, और फिर वो इस तरह का बना लेता है बंडल के तरह, उसको प्यूपा कहते हैं। और इस ये क्या हो गया, अगला स्टेप है बटर। हाय, ध्यान में रखना है। आप सभी को इससे भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, ध्यान में देना है। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब आपको गलत कथन आंसर में टिक करना है। रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा प्रोटीन का स्रावन होता है, बिल्कुल सही है। रेशम कीट कोकून के रेशम से धागा प्राप्त होता है, बिल्कुल कोकून से ही धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, बेहतरीन बातें। देखिए प्यूपा जिसको कोशित विकसित होकर कैटरपिलर नहीं, देखिए लार्वा से हमारा कैटरपिलर बनता है, प्यूपा से नहीं बनता है, इसीलिए डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछता है। जी हाँ, नोट्स के साथ साथ आप सभी को क्या है, तो आप सभी को करना होगा बेहतरीन तैयारी। तो चलिए आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा एनसीईआरटी बुक ही सब कुछ है। आप सभी के लिए हमने बेहतरीन तैयारी कर ली है, अब बारी आपकी। जी हाँ, आप अपना पढ़ाई को विद इन टाइम, जी हाँ, मैं तो कहता हूँ कि 15 से 20 पढ़ाई कीजिए। क्या पढ़ना है, अगर आप साइंस पोर्शन को तैयार करना चाहते हैं तो आप 6 क्लास से 8 क्लास का साइंस यानी विज्ञान पढ़ लीजिए। ये सभी बातें उसी में है। आप नहीं पढ़ सकते हैं किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो कल से हम लोग एनसीईआरटी का बुक पीडीएफ ही यहाँ पर स्टडी करेंगे, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। ये हमारा काम रहेगा, ये मेरा काम है। आपको क्या करना है, उससे नोट्स बनाना है। नोट्स बनाएंगे तो नहीं आएगा, इसीलिए आपको समझना है और फिर बुक खरीद लेना है एनसीईआरटी का 6, 7, 8 का। अदरवाइज आप हमारा प्रिंटेड मटेरियल मंगवा लीजिए, आराम से उतना कीमत में आपका हमारा नोट्स भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए जब एनसीईआरटी बुक को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमारा सीटेट आराम से निकल जाएगा। देखिए हमने आप लोगों के लिए जो तैयारी कर रखी है वो बेहतरीन है। हमारा नोट्स देखिए हर एक चीज आप सभी को मिलेगा यहाँ पर। ये हमने तैयारी किया है आप सभी के लिए। देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज जो क्लास 10 में हम लोग देखते हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आप कहेंगे कि 10 का भी पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं, आपको अगर धातु दे दिया है अगर 8 क्लास में तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज करना पड़ेगा, वो तैयारी कराएंगे हम। जी हाँ, इसीलिए आप हमारे टीम का हिस्सा बने, हमारे पेड कोर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू जाकर परचेज करें और लाइव क्लास के साथ कंटेंट पीडीएफ और कंप्लीट कोर्स का एंजॉय। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय।